So, hey students, this side Shubham Sharma and welcome back again to this YouTube channel Shubham Sharma Classes. Before that video, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, so please make sure subscribe the channel and press the bell icon also, ताकि आप हर एक नई अपडेट सही समय पर प्राप्त करते रहो। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमने काफी दिन से 9th क्लास के लेक्चर नहीं लिए, वो कोई रीजन था, बट टुडे यानी कि आज से 9th क्लास के बच्चों के लिए खुशखबरी है कि उनको अब रोज एवरीडे चैप्टर वाइज जो वीडियो है प्रोवाइड होते रहेंगे साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको ये पता है कि हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 जो था, उसके हमने 2 लेक्चर पहले से प्रोवाइड करवा रखे हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट का जो लेक्चर लिया था, हमने उसमें पढ़ा था कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो क्या था कि वो अपना एक सिद्धांत लेकर आया था मॉडल बताने के लिए, किसका, एटम का, जो रिजेक्ट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि इन्होंने एक एटम के मॉडल के ऊपर अपना क्या प्रस्ताव रखा था, अपना क्या मॉडल रखा था, ठीक है ना, और कब रखा था, क्या इनका भी रिजेक्ट हुआ था, नहीं हुआ। देखिए इस चैप्टर का थोड़ा सा टफ टॉपिक है, यानी कि हार्ड कह सकते हैं इसको, बट हम इसको सरल बनाएंगे। वो कैसे, बस आप बने रहो, कंसंट्रेट करते रहो बस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जब बारी आई थी किसकी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो इन्होंने अपना जो आविष्कार जो दिया था वो भाई कब दिया था, 1911 में। ठीक है, 1911 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे है एक्सपेरिमेंट, आपको मैं कंप्लीटली बेसिक से समझाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहो, स्किप बिल्कुल भी मत करना वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे हम इसको। अर्नेस्ट ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया जिनमें उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। किसकी भाई, एटम की। ठीक है, थिक गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब इसमें एटम की संख्या कितनी थी, 1000। ठीक है, एक एक चीज ध्यान में लगा के चलना कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर उन्होंने एक थिक यानी कि एक मोटी जो चद्दर वैज जैसी होती है ना, उन्होंने गोल्ड फॉइल ली एटम की, जिसमें उनके पास एटम की संख्या कितनी थी, 1000। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ना पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे हुआ था। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमको पता है सर 1 सेंटीमीटर में 10 करोड़ एटम एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कम से कम 10 करोड़ जो एटम है ना एग्जिस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब इन्होंने तो सिर्फ 1000 एटम की एक गोल्ड फॉइल ली थी, इसका मतलब ये तो सर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, और तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, वी कांट सी विदाउट नेक्ड आइज, यानी कि हम नेक्ड आइज से इसको देख नहीं सकते, विदाउट नेक्ड आइज। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, यहां तक इनकी बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं सर एटम की, क्योंकि उन्होंने देखे एटम का जो सिद्धांत दिया था, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास एटम हम बना लेते हैं। देखिए बस आप बने रहो इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, तभी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जैसे गोल्ड फॉइल है, अब इन्होंने बताया था ना, वैसे हमारे पास क्या है, ये गोल्ड फॉइल है जिसमें 1000 एटम जो है वास कर रहे हैं, और एक थिक है, यानी कि थोड़ी सी अब इनके हिसाब से तो मोटी होगी नहीं, थिक गोल्ड फॉइल होगी, 1000 एटम भाई थोड़ी बहुत संख्या थोड़ी नहीं। देखिए अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने इस एटम की जो गोल्ड फॉइल है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिराए। देखिए हमारे पास ये कुछ होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके अंदर 2 होते हैं प्रोटॉन और 2 होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज होता है, क्योंकि बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, हमने उनको बता दिया सर न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। बट आप यहाँ पे एक बात और ध्यान लगा के चलना, जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय तक न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं आपके लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता है, अभी हम जब पढ़ रहे हैं हमको पहले से पता है कि हो चुका है, अब तो हो चुका ही है, लेकिन जब तक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना तब तक न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। सिर्फ इनको ये पता था कि सर इसके अंदर प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है जो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से अल्फा रे इनके ऊपर गिराना चालू किया। तो देखो इनका जो मेन एक्सपेरिमेंट था ना वो यही था कि सर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जो एटम से बनी है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिराएंगे, क्या होगा वो देखते हैं। देखो इनमें क्या हुआ, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यहां पे गिराए, ठीक है, ठीक है भाई गिरा दिए इन्होंने। अब इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स लीनियर मोशन कर रहे थे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि बाहर निकल गए बिना उनके अंदर मूवमेंट इधर उधर हुए, बिना वो सीधा क्या हुए बाहर गुजर गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए आगे। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, जैसे उनको यहाँ पे डाला गया इसके सेंटर में यहाँ पे, तो उन्होंने ऑब्टूज एंगल बना दिया, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने ऑब्टूज एंगल बना दिया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने एक्यूट एंगल बना दिया। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब देखो समझने की बात यहां पर है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स गिराए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए बाहर, कुछ ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्टूज एंगल बना दिया, यानी कि टकराकर डिफ्लेक्ट हो गए किधर भी, कुछ डिफ्लेक्ट होकर जिन्होंने एक्यूट एंगल बना दिया, और कुछ ने क्या किया देखिए, कुछ यहां पर क्या कर रहे थे, वो क्या किया, यहां पे जाने के बाद डिफ्लेक्ट बैक हो गए तुरंत, यानी कि उन्होंने क्या किया 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पे उनका एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया, वो क्या आया देखिए, ये इनका ऑब्जर्वेशन ही था। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्ट किया, वो कैसा किया कि ऑब्टूज एंगल बना दिया, कुछ ने भाई एक्यूट एंगल बना दिया, और कुछ यहां पे क्या किया कि टकराकर डिफ्लेक्ट हो गए, सीधा वापस आ गए। इसमें उन्होंने क्या देखा कि अगर लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स जो जा रहे थे, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी कि यहां पे अगर मान लो जा रहे थे 20,000, उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स है ना तुरंत पीछे आ रहा था, यानी कि 180 डिग्री का एंगल पे क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। अब इनका जो कंक्लूजन था वो क्या है वो और देख लो। इन सभी ने अपना जो ऑब्जर्वेशन दिया था, कंक्लूजन, और फिर इनकी लिमिटेशन कि भाई इन्होंने क्या गलती की, इनका रिजेक्ट क्यों हुआ। देखो यहाँ पे आपको यहां तक समझ में आया सभी को कि सर कुछ तो बाहर निकल गए और कुछ होने क्या किया कि सर 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट बैक हो गए, जिसमें से 20,000 अगर थे उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये एक क्यों हो गया, क्या रीजन था, तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन इनका क्या निकल के आया कि सर अगर ये अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि बाहर निकल रहे, इसका मतलब उन्होंने क्या पाया कि हो सकता है इस एटम के अंदर जगह बहुत ज्यादा खाली पड़ी है, इसलिए ये सारे के सारे जो एटम जो पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। पहली बात उन्होंने ये देखी, इनका कंक्लूजन पहला ये निकल के आया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप शुरू से छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे पास जब डिफरेंट चार्ज होते हैं, डिफरेंट, और एक क्या होता है हमारे पास सेम चार्ज, यानी कि सर प्लस और माइनस और प्लस और प्लस, तो आप सभी को पता है कि सर प्लस माइनस क्या होंगे, हमेशा अट्रैक्ट होंगे, और प्लस प्लस क्या होंगे, सेम चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। या आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि सर सेम चार्ज क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अलग अलग भगाते हैं, लेकिन डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं सर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमें पता है कि इनके ऊपर क्या गिराया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल्स गिराए जा रहे हैं, जिसके अंदर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब यहां पे इनका पहला कंक्लूजन ये आया था कि सर इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं भी हो सकता, या फिर ये जो एटम है इसका जो स्पेस है वो खाली भी हो सकता है, तभी इनके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही, सीधे निकल रहे, जैसा गिराया था वैसे बाहर निकल गया। लेकिन
इनको क्या हुआ दूसरे टाइप में स्टेज में, इनका जो दूसरा जो कंक्लूजन था वो क्या था कि सर ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कोई एक्यूट बना रहा है, कोई ऑब्टूज बना रहा है, कोई डिफ्लेक्ट 180 डिग्री बैक हो रहा है, ये क्या हो सकता है कि अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अगर नेगेटिव होता तो ये डिफ्लेक्ट थोड़ी करते, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते, दोस्ती करते, भाई बहन बन जाते, ठीक है। सपोज दैट आप करके चलो कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे गिराया जाए तो डिफ्लेक्ट बैक कब होगा, जब यहां पे भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन हमें पता है कि सर यहां पे अगर नेगेटिव होता ना तो ये आपस में खिंच जाते, कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, ना तो इसमें ऑब्टूज एंगल बनता, ना एक्यूट बनता, ना डिफ्लेक्ट बैक होते। तो इन्होंने क्या समझा कि यहां पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तभी ये दो एंगल तो ये बन गए और एक एंगल 180 डिग्री का डिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो फिर उन्होंने दूसरा कंक्लूजन क्या दिया अपना कि मोस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम, ये इनका दूसरा कंक्लूजन था कि हो सकता है कि इसके अंदर ज्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी तो भाई इनके अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पढ़ रहे हैं वापस आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बाहर जा रहा था उनका, उन्होंने ये दे दिया कि सर इसके अंदर स्पेस खाली हो सकता है। या दूसरा क्या क्या उन्होंने कि सर ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, फिर उन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर ज्यादातर कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सर इनकी लिमिटेशन क्या लगी, देखो यहाँ पे इनका जो लिमिटेशन था ना उसमें इन्होंने क्या हुआ इनके साथ, देखिए लिमिटेशन में क्या हुआ कि ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि इनका जो ये सिद्धांत था ना इनका भी पास नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो स्टेबल है कि नहीं है, क्या है। देखिए कैसे, हमें पता है कि सर यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या है ये, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इस रदरफोर्ड के जो मॉडल ऑफ एटम जो था, इससे हमें एक चीज तो मिली है, वो क्या थी, न्यूक्लियस। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम, यानी कि हमारे पास कोई एटम है, मान लो ये एटम है, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर जो हिस्सा है ना, इसका बीच वाला हिस्सा है, यानी कि मोस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम, एटम के अंदर जो कहा इन्होंने कि बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप लगा के चलना कि न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया। कब किया, जब उन्होंने अपना गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया। एक नंबर में हर बार क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया, तो बता दोगे कि जब वो अपना गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस का। लेकिन फिर भी सर वो पास नहीं हुआ, क्यों, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें सभी को पता है कि सर इसके चारों तरफ कौन रिवोल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवोल्व करते रहते हैं, ठीक है, आप सभी को इस बात का पता है, ठीक है। अब आप लोग एक बात लगा के चलो कि इन्होंने ये कहा है कि सर इसके बाहर जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है सारों के पास, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप अभी इन्होंने बताया था पॉजिटिव चार्ज है और बाहर वालों के पास नेगेटिव चार्ज है, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो देखिए अगर कोई चीज लगातार मूवमेंट कर रही है, कोई भी चीज अगर लगातार मूवमेंट कर रही है तो उसकी वहां पे क्या खर्च होने वाली है, एनर्जी। यहां पे देखिए एनर्जी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। यानी भाई हम पे लगा के चलो, आप अगर आप कोई काम कर रहे हो, दिनचर्या आपका रेगुलर रूटीन कर रहे हो आप लोग, तो आपको भूख लगती है, भूख क्यों लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी, खर्च हो चुकी, तो आपको दोबारा खाना चाहिए। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बेहोश हो जाओगे, चक्कर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही बात कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने कहा कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी खर्च होगी ना, जरूर खर्च होगी।
अब एनर्जी खर्च होने के बाद ये सारे लोग क्या घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, ये धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बाहर नेगेटिव चार्ज अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे तो एटम एग्जिस्ट हुआ ही नहीं। अगर एटम ही मर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो वहां पे एटम तो एग्जिस्ट हुआ ही नहीं। सिर्फ इसी बात के ऊपर इनका जो मॉडल ऑफ एटम था वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। समझे आप लोग? अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो उन्होंने 1911 में प्रस्तुत किया था, उसमें उनके बस यही नहीं बता पाए, वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि सर लगातार घूम रहे हैं घूम रहे हैं। अब मान लो इनके पास कोई चार्ज नहीं रहा और चार्ज खत्म होने के बाद अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे? अपना इस घर के अंदर आएंगे। भाई देखो, जैसे हम है बाहर घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम हमारे को एनर्जी चाहिए तो हम कहाँ आते हैं? घर में आते हैं ना। वैसे भी अगर बेहोश आएंगे तो भी घर में आएंगे। तो अब इनके पास अगर कोई कुछ नहीं रहे, खाना पीना, इनकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो ये अपने घर में आएंगे, अपने खुद के घर में। और जैसे घर में आएंगे तो यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिक्स होकर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनके इस सिद्धांत के ऊपर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनका जो एटम था वो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। तो अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी 9th क्लास की। समर वैकेशन में कंप्लीट सिलेबस करवाने की सोच रहा हूं मैं। और इस बार इस ईयर का टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। आई होप आप सभी लोग करवा सकते हो, सपोर्ट करवा सकते हो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।